एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। इसलिए मैं न जाने कितनी रातों से बेचैन सो नहीं पाई थी। अक्सर जब मुझे उसकी याद आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। मेरा कोई भी काम में मन नहीं लगता था और मैं उसी के बारे में सोचती चली जाती थी। आज उसको अपने सामने देखकर मेरे सारे जख्म भर गए थे। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आ गई हैं। उसने मुझे हाथ ही नहीं लगाया था, बल्कि उसने मुझे यही कहा था, अगले दिन इज्जत के साथ तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। 1 साल के अंदर अंदर उसने मुझसे शादी कर ली और अब मैं उसके साथ एक बहुत प्यारी ज़िंदगी बिता रही हूँ। और मेरी कज़न ने जब ये जाना कि रचित मुझे मिल गया है, मैं उसकी दुल्हन बनने जा रही हूँ, तो वह एकदम पागल हो गई और उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। वह शादी वाले दिन बेहोशी की हालत में हो गई। उसे जल्द अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर का कहना है वह दिमागी दबाव की वजह से अपनी दिमागी संतुलन खो बैठी है। ये कहानी कुछ साल पहले शुरू हुई थी। मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में बैठी हुई थी। मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी और रात 8 बजे का वक्त था। मुझे बहुत बेचैनी का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि इस वक्त यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर मैं भी क्या करती, मजबूर थी। पैसों की ज़रूरत थी और बॉस से कहा कि एक ज़रूरी मीटिंग है। अगर वह मीटिंग कामयाब हो गई तो वो मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से पैसे देंगे। तो मैं बहुत हैरान हुई और मैं बगैर सोचे समझे उस मीटिंग में चली गई। मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब मैं दोपहर के वक्त उनसे बात कर रही थी तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि लाल रंग का कपड़ा पहन कर आना, तुम पर बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दी। बाद में हंसते हुए जब अपनी बहन को इस बारे में बताया तो वह एकदम ही परेशान हो गई और मुझे कहने लगी, तुम्हारा बॉस कुछ ज़्यादा ही तुमसे फ्री नहीं हो रहा, ख्याल रखो अपना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओ। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से अपना सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी बहुत इज्जत करता है और जहाँ तक मुझ में दिलचस्पी लेने का सवाल है तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उम्र भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। वह 45 साल का है, जबकि अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ 24 साल की हूँ। उसके अपनी बीवी बच्चे हैं जिनके साथ वह अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा है। इस वजह से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये सब कुछ कहने पर भी मेरी बहन को तसल्ली नहीं हुई। जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तब मुझे देखकर एक पल के लिए डर गई और मुझसे कहने लगी, तुम किस तरह का कपड़ा पहनकर घर से बाहर जा रही हो? मैंने उस वक्त लॉन्ग कोट पहना हुआ था, लेकिन सामने के बटन खुले हुए थे। मैं ये बिल्कुल भी भूल गई थी। ये पैंट शर्ट मैंने कुछ ही दिन पहले अपने बॉस के साथ जाकर खरीदी थी। एहसास तो मुझे उस वक्त हुआ जब मैं पकड़ी गई। मैंने जल्दी से बटन बंद किए और उसे टालने की कोशिश की, मगर वह जो थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। अब तो वो मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलने की परमिशन नहीं दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि दूसरी तरफ बॉस के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे और अभी मीटिंग में भी आधा घंटा बाकी था, मगर उसके बावजूद भी वह जल्दी मचा रहे थे। उस वक्त अपनी बहन को दिलासे दी और मैं घर से बाहर तो निकल गई, लेकिन अब मेरा अपना दिल मुझे बुरी तरह से डरा रहा था। मुझे यही डर था कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन की कही हुई बातें सच साबित हो। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो पूरा ऑफिस चुप्पी में डूबा हुआ था। रात के 8:45 बज रहे थे, पर किसी का भी नामो निशान नहीं था। पार्किंग एरिया में मुझे अपनी कुलीग जानने वाली मिल गई, जिसने मुझे इतनी खूबसूरती से तैयार देखा तो हैरान रह गई और मजाक से आंखें मारते हुए कहने लगी, सब ठीक तो है ना? लगता है तुम्हारा बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा संबंध है। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और उसकी इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, मगर उसके हंसने का अंदाज देखकर मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैंने उस चीज़ से इनकार करने की कोशिश की तो वह मेरा कंधा थपथपाते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी ना और मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी थी तो उस वक्त ही मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत जल्द कामयाबियाँ समेट लोगी और इस मीटिंग में बहुत आगे तक जाओगी। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और किसी हद तक मुझे उसकी बातों की भी समझ आ गई थी। मैंने उससे कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है बॉस के साथ, उसी के सिलसिले में मैं जा रही हूँ। वह फिर से हंसने लगी और कहने लगी, बार बार खूबसूरत लोगों के साथ वैसे भी बॉस की मीटिंग होती रहती है और आज तुम मीटिंग को अटेंड करोगी, अगली बार तुम्हें आइडिया हो जाएगा। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है तो आओ दोनों वॉक करते हैं और थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। मैंने एक नज़र मोबाइल की तरफ देखा
जहाँ पर बहुत सारी कॉल्स आ रही थी। मैंने उन सबको नज़रअंदाज किया और उसके साथ वॉक करने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगी, आज से कुछ साल पहले तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो, मैं भी उसी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन मेरा बॉस तुम्हारे बॉस से थोड़ा अलग था। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस लिया, फिर बहुत ही गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वह ये बात करके रुकी नहीं थी। उसने पूछने लगी, तुम्हारा बॉस कैसा था? वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। ये बोली, वह नौजवान था और बेहद खूबसूरत। कोई भी लड़की उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो सकती थी, मगर उसने अपनी नज़र मुझ पर रखी। मैं उसकी बात सुनकर जोश में आ गई। मैंने उससे पूछा, क्या उसने तुमसे शादी कर ली थी? अब की बार मैं दोबारा से खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये खूबसूरत गरीब लड़कियों के साथ शादी नहीं करते, बल्कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं। अब की बार मुझे लगा था कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, क्योंकि उसके बात करने का अंदाज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। वह मुझे कहने लगी, उसने भी मुझसे प्यार करने का फैसला किया। एक दिन उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मेरे सामने एक मोटी रकम रख दी। मुझे इन पैसों की बेहद ज़रूरत थी। मैं गरीब घराने से संबंध रखती थी और मेरी माँ बीमार थी और बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा था। मैं नहीं जानती थी इस कंपनी में नौकरी भी मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से ही मिली है, जो बाद में जाकर मेरे लिए नर्क बन जाएगी। उस वक्त तो मैं उसके पास चली गई। मुझे लगा थोड़ी बहुत बात करेगा, मुझे पैसे देगा और फिर मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उस रात जैसे ही मैं वहां पहुंची, उससे पहले कि प्राची कुछ कहती, अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहां पर मेरे बॉस का सबसे वफादार आदमी खड़ा था, जो कि गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे पास आए और मुझे बाजू से पकड़ते हुए कहने लगा, तुम्हें बॉस इतनी देर से कॉल कर रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से जाकर ला सकूं। तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हो और तुम इस लड़की से क्यों बात कर रही हो? उसने एक नज़र मेरे पास खड़ी प्राची पर डाली, जो कि बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने झटके से अपनी कलाई उसके पकड़ से आज़ाद करवाई और उसकी आंखों में देखते हुए नफरत से कहा कि आज तो तुमने मुझे हाथ लगाया है, लेकिन दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वह देखने लगा, मुझसे कहने लगा कि जिन औरतों की इज्जत नहीं होती उन औरतों को इसी तरह की बातें करनी चाहिए। ये कहकर वह तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा और मुझे भी अपने पीछे से आने का इशारा किया। प्राची की तरफ मैंने ध्यान दिया। मैंने उससे पूछा, उसके बाद क्या हुआ? तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, उसके बाद तुम्हारी कहानी शुरू हो जाएगी। तुम अपने ऑफिस जाओगी तो तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। अपनी बात पूरी करके वह रुकी नहीं थी, बल्कि तेजी से वहाँ से निकलकर चली गई थी। मैं भी ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस की तरफ चली गई तो वहाँ पर पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने नौकर को पुकारा। ये वही बॉस का खास नौकर था, मगर उसकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरा पूरा बदन धीरे धीरे कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ और इस मुसीबत का चुनाव भी मैंने अपनी मर्जी से किया है। अभी मैं कुछ कदम ही उठा पाई थी, मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो अचानक से सारे हॉल की लाइट्स जल उठी। जहाँ पर मेरा बॉस खड़ा था, जिसके हाथ में केक था, और उसके अलावा वहाँ पर और भी कुछ लोग थे जो उसके खास थे। मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है और इस तरह से मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हमेशा सीरियल और पार्टियों में देखती आई थी, इस तरह की पार्टी सरप्राइज देखती आई थी। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी थी कि कोई इंसान मेरे लिए सब कुछ करे, और आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बॉस छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मेरे पास आया और बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ मेरे कंधे के पास रखा और मेरे कंधे को धीरे धीरे मसलता हुआ मेरे जिस्म में बेचैनी उठ रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। मैंने पीछे होने की कोशिश की तो उसने मुझे घूरा। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गई थी। मैं खामोशी से वहां पर खड़ी हो गई। अब मैं कोई हरकत नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी कमर में उसके चलते हुए हाथों का स्पर्श महसूस कर रही थी। सामने ही उनके जिगरी दोस्त यार खड़े थे, जो कि अजीबोगरीब नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखते चले जा रहे थे। अचानक ही उसमें से एक साहब मेरे पास आकर कहने लगे, साहब जरा बताइए तो सही, कब वो खेल शुरू होगा? साहब हंसने लगे और कहने लगे, आपको इतनी भी क्या जल्दी है? आराम कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही खेल आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। मैंने अपने बॉस से पूछा, आप किस खेल की बात कर रहे हैं? तो वो मेरी छोटी सी नाक खींचते हुए कहने लगे,
तुम्हें भी उसी वक्त बताया जाएगा जब खेल शुरू होगा। उसमें से खड़ी एक औरत कहने लगी, इसको अभी बता दीजिए, ऐसा ना हो बाद में ये बेहोश हो जाए। उसके पीछे खड़ा आदमी जल्दी से कहने लगा, अगर बेहोश हो गई तो क्या हुआ, इसे होश में ले आएंगे। वैसे भी सारी पार्टी इसी के लिए तो रखी गई है। बॉस ने जब मुझे लॉन्ग कोट पहने हुए देखा तो उसका बटन खोलने लगे। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और भी बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। मेरे चेहरे को देखकर वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे अरे, डरने की ज़रूरत नहीं और ना ही घबराने की ज़रूरत है, हमें तुम अपना ही समझो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बॉस ने मुझे लॉन्ग कोट उतारने के लिए कहा। मैंने उनके कहने पर ना चाहते हुए भी वह कोट उतार दिया। अब मैं एक पैंट शर्ट में खड़ी थी। मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। जब मैं घर से ये पहनकर निकल रही थी तो एक नज़र मैंने खुद को शीशे में देखा था। खुद को देखकर खुद ही शर्मा गई थी। मैं जिस तरह का कपड़ा था, मेरा पूरा बदन उसमें साफ नजर आ रहा था। अगर कोई भी इंसान मुझे देख लेता तो अपने होश हवास खो बैठता। मुझे अपने बॉस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था कि वह लड़कियों के मामले में बहुत ही कमज़ोर दिल का मालिक है और वह बहुत जल्दी लड़कियों पर लट्टू हो जाता है। वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथों को धीरे धीरे सहलाने लगा। उनकी ये सारी चीज़ें मेरे जिस्म को बेचैन कर रही थी। आज से पहले कभी भी कोई मर्द मेरे करीब नहीं आया था। हाथ लगाना तो दूर की बात थी, मैंने कभी भी किसी की आंखों में नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपने दिल की कैफियत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मुझ में गर्मी हद से ज़्यादा थी और मर्दों को देखकर ही मेरी हालत खराब हो जाती थी। अभी तो एक ताकतवर मर्द बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा था। मुझे खुद से डर महसूस हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने आप पर काबू न रख पाऊँ और मुझे ऐसा कुछ हो जाए जिस पर मैं सारी जिंदगी पछताती रहूं। मगर मैं नहीं जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर इसके बारे में मुझे पहले से ही पता चल जाता तो शायद मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन यहाँ पर आना कभी पसंद ना करती। ये सब करने के बाद बॉस मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? उसकी बात सुनकर मैं आंखें टिमटिमा कर उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। शायद उसे मेरा ये अंदाज पसंद नहीं आया था। इस बार उसने मेरे हाथ को थोड़ा सा मजबूती से पकड़ा और दबाते हुए कहने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत तेज डर गई और डर के मारे हाँ में सिर हिलाने लगी, जिस पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छा महसूस करवाऊंगा। उनकी बातें मुझे बहुत डरा रही थी। आसपास खड़े लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। थोड़ी ही दूरी पर एक औरत मौजूद थी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे बॉस ने औरत की तरफ इशारा किया और मुझसे कहने लगे कि तुम इसके साथ जाओ, वह तुम्हें बहुत ही खूबसूरत कपड़ा पहनाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत जगह लेकर जाऊंगा। मगर मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे आज जल्दी घर जाना था। मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं नहीं जानती थी सब कुछ बोलकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे बॉस का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। वे कुर्राते हुए कहने लगे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने बदतमीजी ना किया करो और ना ही मेरे किसी बात से इनकार किया करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उससे पहले कि और कुछ कहती, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे खामोश करने का इशारा किया और फिर मुझे सामने कमरे में धक्का देते हुए कहने लगे, फिलहाल मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो खामोशी से मानो और मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो जाओ। मुझे बहस करने वाली औरतें जरा भी पसंद नहीं। आज वो मुझे एक एम्प्लॉय के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे थे, बल्कि आज तो उनका अंदाज सब कुछ बदला हुआ था। मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे मैं उनकी कोई गुलाम हूँ। अगर मुझे पता होता इस तरह ट्रीट करने के बाद मुझे पैसे दिए जाएंगे तो मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन यहाँ पर आना कभी पसंद ना करती। अभी पार्किंग एरिया में जो लड़की मुझे मिली थी उसकी तकलीफ का भी मुझे बहुत एहसास हो रहा था। उनकी बातें मुझे ठीक अंदाज से समझ में आ रही थी। वे क्यों मेरे बॉस को बुरा भला कह रही थी, लेकिन वह सामने खड़ी औरत कोई ब्यूटिशियन थी जो जल्दी से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे कमरे में लेकर चली गई। सामने पड़ा हुआ मेकअप देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मुझे मेकअप का शुरू दिन से ही बहुत शौक था, लेकिन कभी भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए थे कि मैं अपने लिए कुछ खरीद सकूं। आज इतने सारे चीज़ देखकर मेरा दिल खुशी से उछल रहा था और अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी, काश ये सब कुछ मुझे मिल जाए। उस औरत ने मेरी आंखों को चमकते हुए सितारों को देख लिया। वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, तुम्हें भी एक दिन ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे वक्त का इंतजार करना है और फिलहाल जो कुछ चल रहा है उसे चलने दो। तुम्हारे बार बार मना करने पर कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसका बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें इस्तेमाल भी कर लेंगे
और तुम्हारे हाथ में भी कुछ ना आए। मैं उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करना चाहती थी, मगर मेरा दिमाग उसके एक बात पर अटक गया था कि कहीं ऐसा न हो तुम्हारा बॉस तुम्हें इस्तेमाल कर ले। मेरे शक पर अब एक मोहर लग गई थी। अब तो किसी गलतफहमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उस औरत की कलाई पकड़ी और उसे झकझोरते हुए कहा कि तुम क्या कह रही हो, जरा फिर से कहना। यूं हंसने लगी जैसे कोई पागल औरत हो और मुझे कहने लगी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम मेरी बात नहीं समझती। चलो अब जल्दी से यहाँ पर बैठो, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बॉस को तुम्हारी बर्थडे पार्टी करने की बहुत जल्दी है। अभी 12 भी नहीं बजे थे और उन्होंने पहले ही तुम्हें विश कर दिया। वह बोलती जा रही थी, मैं खामोशी से उसकी बातों को सुनती जा रही थी। एक नज़र उसने मेरे फिगर की तरफ देखा था, दोबारा से कहने लगी, तुम मुझे ज़रा बताओ, इतनी खूबसूरत बॉडी तुमने कैसे हैंडल की है। बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से मेरे वजूद की तरफ देखे जा रही थी। मेरी नज़रों ने उसे शीशे में देखा। वह खुद अच्छी खासी मोटी थी और उसकी आंखों में जलन भी साफ झलक रहा था, लेकिन वो मेरी खूबसूरती से जल रही थी। मगर फिलहाल मुझे उसकी परवाह नहीं थी। फिलहाल तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाना था। मैं नहीं जानती थी कैसे मुमकिन होगा। वह राक्षस जो बाहर से बहुत अच्छा नजर आता था, जिस इंसान ने हमेशा ही मेरी इज्जत की थी, जिसकी जुबान मुझे बेटी कहते कहते नहीं थकती थी, आज न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच बैठा था। अमीर लोग बहुत जालिम होते हैं। ये पैसों के बलबूते पर कुछ भी कर लेने के लिए हिम्मत रखते हैं। ये बात मुझे काफ़ी साल पहले मेरी बुआ ने की थी, मगर मैं उनकी बातें हमेशा इग्नोर करती थी। मैं उन्हें कहती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तब मेरी बुआ फीकी अंदाज में हंसती थी और मुझे कहने लगती, अमीर लोग बस एक जैसे होते हैं, जिसके पास पैसा आ जाता है वो बिगड़ जाता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता, चाहे उसके लिए वह कोई भी तरीका इस्तेमाल क्यों ना कर ले। मैं खामोशी से अपने आप को शीशे में देख रही थी। वो मुझे बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार कर रही थी और थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल एक अलग तरह की खूबसूरत गुड़िया बन गई थी। ब्यूटिशियन मुझे देखकर कहने लगी, देखो मैंने तुम्हें कितना अच्छा तैयार किया है। ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि थोड़ी देर के बाद जब उसने एक ड्रेस मेरे सामने किया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। इस तरह का बेहुदा कपड़ा था, वह बिल्कुल स्लीवलेस था और उसमें से आधी टांग नजर आ रही थी। मैं ये देखकर तड़प उठी थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, ये तुम किस तरह के ड्रेस लेकर मेरे सामने आ गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती? उसने हंसते हुए कहा, देखो मैडम, तुम कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रही हो। तुम्हें भी अच्छी तरह पता है बॉस तुम्हें कहाँ पर लेकर जाएगा, इसलिए इस तरह के नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से पीछे की तरफ पलटी और उसे कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम अपने बॉस को ये बात अच्छी तरह से साफ शब्दों में बता दो। अचानक ही मुझे अपने पीछे बॉस की आवाज़ सुनाई दी। न जाने बॉस वहाँ पर कैसे आ गया था। मुझसे कहने लगा, क्या तुम्हें अपनी बीमार माँ की जरा भी फिक्र है? तुम सोचो, अगर मेरे आदमी अभी और इसी वक्त तुम्हारे माँ के घर चले जाएं और उनको गिरेबान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दे, उसके साथ वही कुछ करें जो कि एक बेबस औरत के साथ किया जाता है, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? चलो तुम तो इस बात को रहने दो। जब मोहल्ले वालों को इस बारे में पता चलेगा तो वह लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी माँ खुद भी एक बहुत बूढ़ी औरत है, वह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह बेचारी तो पहले ही बीमार है। अगर उसके साथ ये जाती हो जाती है तो वह जीते जी मर जाएगी। जहाँ तक मैंने सुना है वह बहुत ही शरीफ औरत है और शरीफ लोगों के पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं होता। इज्जत को बचाने के लिए वह किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या तुम अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख सकती हो? ये सब कहकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मैं ना में सिर हिलाने लगी। मैंने उनसे शिकायत करते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब की बार वह जोर जोर से हंसने लगा। मुझसे बोलने लगा, मैं कुछ भी करने के लिए हिम्मत रखता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है और पैसा बोलता है। तुम जल्दी से ये ड्रेस पहन लो और फिर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जगह पर लेकर जा रहा हूँ और एक तुम हो जो मुझे बार बार नखरे दिखा रही हो। मैंने उस औरत को कहा, ये ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी, वहाँ पर पहुँचकर पहन लूंगी। मगर वे ये भी करने के लिए तैयार न हुई। थोड़ी ही देर में मुझे उसने वह ड्रेस पहना दिया। मेरी पतली कमर उस ड्रेस में साफ दिखाई दे रही थी। मेरे बदन के एक एक अंग अलग से निखर कर दिखाई दे रहा था। खुद को देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। मैंने ये ड्रेस तो पहन लिया था,
मगर उसके साथ साथ एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो गई थी। मैंने उससे पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे और ना ही ऐसे माहौल में गई थी। जब मैं बाहर निकली तो बाहर खड़े आदमियों के मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि औरतों के चेहरे पर जलन दिखाई देने लगा। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा खुशी उन औरतों पर हो रही थी। मुझे वह अपनी हमदर्द लग रही थी, जबकि ये सारे आदमी मुझे नाग लग रहे थे। उसमें से एक आदमी जो मेरे बॉस का कजन था, वह जल्दी से आगे बढ़ा और मेरे बॉस से कहने लगा, आप इस तरह खूबसूरत लड़की से अकेले कैसे एंजॉय कर सकते हो? क्या वह दिन भूल गए थे? हम एंजॉय करने के लिए एक लड़की को लाए थे और उस लड़की पर आपका दिल आ गया था तो हमने उस लड़की को आपको दे दिया था। उस इंसान की बात सुनकर मुझे लगने लगा कि मेरे पूरे जिस्म में कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हो। जिस्म पर कपकपी सवार हो गई थी। किस तरह के अमीर लोग हैं, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। उन्होंने तो गरीब लड़कियों को मजाक ही समझ लिया था और उन्हें खिलौना ही बना लिया था। जब दिल चाहा उनके साथ खेल लिया और जब दिल चाहा खिलौने को तोड़ दिया। जवाब में बॉस उससे कहने लगे कि वह लड़की इतनी खूबसूरत भी नहीं थी और वह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। मैं आज भी उस पर पछता रहा हूँ। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है तो ये लड़की मैं कभी किसी के हवाले नहीं करूँगा। इसे हमेशा अपनी रखेल बनाकर रखूँगा। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं इज्जत की जिंदगी बिताऊं और कोई आदमी मुझे अपनाए तो पत्नी के रूप में अपनाए। मगर यह आदमी तो मुझे ऐसा मकाम दे रहा था जिसके मिलने पर इज्जतदार औरतें शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। ब्यूटिशियन जल्दी जल्दी मेरे पास आई। मेरे आंसू साफ करते हुए मुझे डांटते हुए कहने लगी, क्या तरीका है? तुम्हें मैंने कहा था अब रोना नहीं है। तुम हो कि सारा मेकअप खराब कर रही हो। खामोशी से खड़ी रहो और ज्यादा ढोंग रचाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो पहले तो ड्रामा करती हैं, फिर बाद में मजे लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तुम्हारे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती नहीं किया जा रहा, बल्कि तुमने भी अपनी इच्छा दिखाई थी। ये बहुत बड़ा इल्जाम था जो मुझ पर लगाया जा रहा था, मगर मैं ये भी नहीं जानती थी कि रोने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह कभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। उनके दिल में जो आएगा वो करेंगे। बॉस ने दोबारा से मेरे कमर पर हाथ रखा, मुझे अपने साथ लेकर बाहर चले गए। धीरे धीरे वो मेरी कमर पर हाथ फेर रहे थे, जिससे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पर शुरू हो जाऊं, मगर मैं जानती थी एक शरीफ लड़की के लिए ये सब करना शोभा नहीं देता। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा महसूस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं था। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अभी भी मेरा मचलता हुआ चेहरा देखकर बॉस मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सिर्फ आधे घंटे के बाद मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। सुबह के वक्त मैं इतनी दौलत तुम्हारी झोली में डाल दूंगा कि तुम अपने आप को दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में गिनने लग जाओगी। उस वक्त न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैंने अपने बॉस को कह दिया, क्या आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे, जैसे मैंने उन्हें कोई जोक सुनाया हो। और फिर वो कहने लगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें अपनी रखेल बनाया। और क्या कोई रखेल के साथ शादी की जाती है? बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। शादी मैंने जिंदगी में एक ही बार करना था, जो मैंने अपनी पत्नी के साथ कर चुका हूँ। मैंने कहा, आपने शादी तो कर लिया, लेकिन आपने शादी का मतलब आज तक नहीं समझा। ये सिर्फ और सिर्फ किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेने का नाम नहीं, बल्कि उसके साथ वफादारी दिखाने का भी नाम है। आप अपनी पत्नी के होते हुए अलग अलग लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो उसके दिल में कितनी तकलीफ पहुंचेगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, अचानक ही उस इंसान का हाथ मेरे ऊपर उठा और मेरे चेहरे पर निशान छोड़ गया। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं बेयकीनी के साथ उसके चेहरे को देख रही थी, जहाँ पर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा फैला हुआ था। फिर उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मेरे बालों को जोर से खींचते हुए कहने लगा कि तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे सिखाओ कि क्या ठीक है और क्या गलत है? मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से बिताई है। मैंने आज तक किसी को भी ये परमिशन नहीं दी कि कोई भी मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करे। जहाँ तक तुम जैसी 2 कौड़ी लड़कियों का सवाल है, तो मैं तुम लोगों को जूती के नोक पर भी नहीं रखता। तुम पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तुम पर अपना प्यार निछावर किया। मेरा एहसान हमेशा याद रखना। ये कहकर उसने गुस्से से मुझे गाड़ी की तरफ धकेल दिया। दूसरी तरफ से जब वो गाड़ी में आकर बैठा तो गरजते हुए कहने लगा, पहले मैं सोच रहा था तुमसे नरम रवैया रखूंगा और बहुत ही मोहब्बत और प्यार से पेश आऊंगा,
मगर अब मुझे ये देख कर लग रहा है तुम नरम रवैया रखने के काबिल नहीं हो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। मैं तेजी से नाम में सिर हिलाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान की कसम मुझ पर तरस खाओ, मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म ना करो। मैं आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब की बार बॉस थोड़ा सा नरम पड़ा। मुझसे कहने लगा, जितना मर्जी तुम मेरे सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उस दिन जब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था, मैंने तुम्हारे चेहरे पर बदलते हुए असर को देख लिया था। तुम्हारी आंखों का रंग भी एकदम ही बदल गया था। उस दिन मैं बहुत हैरान होकर तुम्हारे बारे में सोचा था किसी लड़की को हाथ लगाने से वह इस तरह बेचैन हो सकती थी। मैंने उसी वक्त वो फैसला किया था कि तुम्हें चेक करने के लिए किसी दिन तुम्हें अपनी हवेली लेकर जाऊंगा, देखूंगा, और आज वो दिन आ गया है। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ और एक तुम हो जो मुझे नखरे दिखा रही हो। चलो अब चुप से यहाँ पर बैठी रहो। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अभी भी मचल रही हो और सिर्फ मेरे इशारे करने की देरी है, तुम पूरी ढेर हो जाओगी। मैंने बड़ी तकलीफ में अपनी आंखें बंद कर ली। ये मेरी अपनी समस्या थी। मैं किसी को भी हक नहीं दे सकती थी कि वह मेरा नाजायज फायदा उठाए। और जहाँ तक कि मेरे बॉस का सवाल था, तो उसके लिए तो मेरे दिल में बहुत नफरत पैदा हो गई थी। मैंने उसे कहा कि आपके घर में कोई बेटी है। वह दोबारा से चिल्ला उठा और मुझसे कहने लगा, बदतमीज लड़की, जब मैंने तुम्हें एक बार कहा कि अपनी बकवास बंद करके बैठो, तो तुम्हें मेरी एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही। मैंने बॉस के गुस्से को एक बार फिर नज़रअंदाज करते हुए उनसे दोबारा से वही सवाल किया। उन्होंने एकदम ही गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ से मेरे पास आकर मेरा मुंह दबोच कर मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगा। मुझसे कहने लगा कि जो काम मैं वहाँ पर जाकर करने वाला था ना, अब वही काम यहीं पर करूँगा, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुम आराम की जगह पर ले जाया जाए। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी जाए। इससे पहले कि वो पूरा मुझ पर बेकाबू हो जाता, अचानक ही हमें एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी जो हमारी गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी और उस रास्ते में जाना चाहती थी। बस ना चाहते हुए भी वो दोबारा से गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस बार मैं चुप होकर बैठी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा पूरा बदन ही डर से कांप रहा था। मैं भी सोच नहीं सकती थी वह इंसान इस तरह खतरनाक हो सकता था। मैंने हाथ बढ़ाकर बैग से अपना फ़ोन निकालना चाहा तो उसकी आवाज़ पर चौंक गई। वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारा फ़ोन मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, फिलहाल तुम किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं दिखा सकती हो। बेबसी से दोबारा मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं या फिर एक ऐसी जगह पर गायब हो जाऊं जहां पर ये इंसान मुझे ढूंढ ना सके। कुछ इच्छाएं थी जो मेरे आगे आ रही थी। काफ़ी देर के बाद हम एक बहुत ही बड़ी हवेली के सामने जाकर रुक गए। मैं जैसे ही उनके साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मैंने कुछ गलत देख लिया है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पर मौजूद कुछ भी मेरी सोच के हिसाब से नहीं था और वहाँ पर खड़े एक ऐसे हस्ती जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी वह हस्ती इस तरह की जगह पर पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं अपने इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सारे लोग ही मुझ पर मरते थे क्योंकि मैं शहर के पौज इलाके में रहती थी। उस वक्त मम्मी पापा दोनों ठीक थे और काम भी सही चल रहा था। इस वजह से घर में पैसों की रेल पेल थी। किसी तरह की कोई तंगी नहीं थी। छोटे भाई बहन भी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। अगर मैं ये कहती कि ज़िंदगी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो इसमें कोई गलत नहीं था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान के साथ हुई जिसे हमने दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझ लिया और मैं सोचती थी दुनिया का हर इंसान गलत हो सकता है, लेकिन ये इंसान कभी भी गलत नहीं हो सकता था। वह हमारे मोहल्ले में आने वाला पहला लड़का था जिसे मेरी दोस्ती हो गई थी। यूँ तो मैं किसी भी लड़के के साथ बातचीत नहीं करती थी। बातचीत करना तो दूर की बात थी, मैं उनकी तरफ नज़र उठाकर भी देखना पसंद नहीं करती थी। मेरी इसी आदत की वजह से मेरी सब कज़न मुझ पर हंसती थी और कहती थी कि न जाने तुम शादी कैसे करोगी, तुम्हारे लिए तो अपने दूल्हे को भी देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उन सब की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। वह लड़का मुझसे करीब 4 साल बड़ा था और कुछ ही साल के बाद वह एक नौकरी करने के बारे में सोच रहा था। उसकी डिग्री पूरी होने वाली थी। वह बहुत बड़े अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अपने बाप से नाराज होकर वह हमारे मोहल्ले में आकर रह रहा था। एक दिन उसके घर में खाना देने के लिए गई।
कुछ दिन पहले ही मैंने छोले भटूरे बनाया था और उसे छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद था। हमारे मोहल्ले के लोग आपस में प्रेम करते थे, कुछ भी अच्छा बनाते एक दूसरे को देते थे। जब उसके घर पहुंची तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मैंने उसे पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से उसका जवाब नहीं मिला, तो मैं डरते डरते उसके घर के अंदर दाखिल हो गई। उस बीच हम दोनों में हल्की फुल्की बातचीत भी हो चुकी थी और ये बातचीत हम दोनों के छत पर हुई थी। मैं अक्सर वहाँ पर कपड़े डालने के लिए जाती थी तो वो पहले ही मौजूद होता था। सबसे पहले उसने मुझसे बात करना शुरू की थी। मैंने उसे दोबारा से पुकारा, लेकिन फिर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। कमरे के अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उसे दोबारा से पुकारा। उसकी हालत उस वक्त बहुत बुरी थी। वह फर्श पर लेटा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके सर पर हल्का फुल्का खून भी जमा हुआ था। जरूर वह गिर गया था, जिसकी वजह से बेहोश हो गया था। मैं तेजी से भागती हुई उसके पास गई। छोले भटूरे को मैंने साइड टेबल पर रखा। मैंने उसे बुलाया तो उसकी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह जरूर उस वक्त बेहोश था, लेकिन उसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चल सकता। मैंने उसे पुकारा। उसने बेचैनी से मेरे चेहरे की तरफ देखा था और फिर मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद वह दोबारा से बेहोश हो गया। मैंने उसे ले जाकर उसके बेड पर लिटा दिया। उसके बाद मैंने घर से अपने भाई को बुलाया और एक डॉक्टर को लेकर गई, जिसने थोड़ी ही देर के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे के बाद उसे होश आया था। मम्मी भी मेरे पास ही बैठी थी। उन्हें इस बेचारे लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। वही दिन था जब हम दोनों की दोस्ती पक्की हो गई थी। उस दिन के बाद से हम दोनों की फ़ोन पर बातचीत होने लगी थी। थोड़े ही दिन के बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और खुद को खुशनसीब समझने लगी थी, मगर मैं नहीं जानती थी बहुत जल्द किस्मत मुझे ऐसा रंग दिखाने वाली है। इसके बाद मैं कभी हंसने के काबिल नहीं रह पाऊंगी। मेरी कजन थी जिसे मैं उसके बारे में बता रखा था, मगर न जाने क्यों मुझे लगा था कि वो मेरी बात सुनकर जल गई हो। कुछ दिनों के बाद वो मुझसे कहने लगी, तुम बहुत ही जालिम लड़की हो। जब मैंने उससे पूछा तो वो फीके से अंदाज में हंसते हुए बोली, तुम हमेशा मेरे हक पर कब्जा कर लेती हो। मुझे जो भी चीज़ पसंद आती है तुम उस चीज़ को मुझसे छीन लेती हो। उस वक्त तो मुझे उसकी बातों की समझ नहीं आई, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद उसने रचित का नाम मेरे सामने लिया और कहा कि वह उससे मोहब्बत करती है और उसे हासिल करना चाहती है। मुझे सारी कहानी समझ में आ गई, लेकिन कुछ दिन पहले ही वह रचित की ही बात कर रही थी, मगर अब वह लड़का उसके हवाले करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। उसे मैं अपना दिल दे चुकी थी और मैं उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने सजा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये लड़का मैं कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। दूसरे तरफ रचित इन दिनों कुछ ज्यादा ही गायब रहने लगा था। पहले की तरह मुझसे बात नहीं करता था, न ही पहले की तरह मेरा हालचाल लेता था। अब तो मेरी मम्मी को भी लगने लगा था कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। एक दिन उन्होंने मुझे पास बिठाया और मुझे कहने लगी, तुम रचित से मोहब्बत करती हो, और क्या रचित भी तुमसे मोहब्बत करता है? उनकी बात सुनकर मैं शर्माने लगी। मैंने कहा कि उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है और उसने मुझे ये भी कहा है कि वो बहुत जल्दी मेरे घर अपने माँ बाप को लेकर आएगा। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद अब मेरी उससे बातचीत नहीं हो रही थी। मैं नहीं जानती थी फिलहाल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ज़रूर वह किसी मुश्किल में पड़ा हुआ था। मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अगर उसने तुमसे ये बात की है तो वह ज़रूर अपनी बात को पूरा करेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वह अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं है। मैं उस वक्त दिल ही दिल में ये सोच लिया कि मम्मी जो कुछ कह रही हैं वह ठीक हैं, क्योंकि समस्या जो कुछ बता रही थी वह किसी तरह स्वीकार करने वाला तो नहीं था। उस इंसान को मैंने अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकती थी। जिंदगी में मैंने पहली बार किसी को अपना दिल दिया था और वह रचित ही था, मगर फिर ऐसा हुआ कि वह खामोशी से मुझे छोड़कर चला गया। उसने अपने जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसके बाद समस्याओं ने ऐसा घेर लिया था। पापा हम लोगों को लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। मेरी पढ़ाई पूरी हुई। उस टाइम मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी थी। हम लोग समस्याओं से बहुत घिरे हुए थे। हमारा मकान दुकान सब कुछ बिक गया था। पापा की बीमारी में हम बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। अभी तो हम मौसी के घर पर रह रहे थे। उन्होंने भी कह दिया कि अब अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। खुद के बच्चे थे, उनको हमारा खर्चा बहुत भारी लग रहा था। उस वक्त मैं एक छोटी मोटी नौकरी कर रही थी। फिर बाद में मेरी इस कंपनी में नौकरी लगी, जिससे हालात थोड़ी सी ठीक हुए, मगर मैं नहीं जानती थी इसका खामियाना मुझे इतना भुगतना पड़ेगा, और ये जो खामियाना मिली उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ मैं अपनी कज़न से
हर हफ्ते कॉल करके पूछती थी क्या तुम्हें रचित कोई भी खबर है, तो वह हर बार मुझसे कहती थी उससे मेरी कोई बात नहीं होती और ना ही वह दोबारा यहाँ लौट कर आया। मुझे आज तक उसकी बेवफाई सहन नहीं हुई थी। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि रचित था। वह बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और फिर तेजी से भागता हुआ एक झटके से उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और बेचैनी से कहने लगा, तुम कहाँ पर चली गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। तब मुझ पर यह राज खुला कि रचित अक्सर ही मेरे लिए खबर भेजता रहा और मेरी कजन से भी मेरे बारे में पूछता रहा, मगर मेरी कजन ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि उसका कोई अता पता नहीं। उसके बावजूद भी वो मायूस नहीं हुआ था। अक्सर ही वो वहाँ चक्कर लगाता रहता था। साथ साथ वो मुझे दूसरे शहरों में भी तलाश कर रहा था। जहाँ तक मेरे बॉस का सवाल था, वह भी उस कंपनी में मालिक नहीं था, बल्कि वह इसमें काम करने वाला मैनेजर के तौर पर तैनात था। असल राज तो मुझ पर अब खुला था कि इस कंपनी का मालिक रचित था। उसे पता चला कि उस कंपनी में जो उसका मैनेजर है वह लड़कियों के साथ गलत संबंध रखता है और मैंने भी इस बात की गवाही दे दी, तो उसने उस आदमी को उसी वक्त ही नौकरी से निकाल दिया और मुझसे उसने बहुत ही माफ़ी मांगी। मैं भी खुश थी, भगवान ने मेरी मदद कर दी थी और मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया था। मुझे अपनी इज्जत खो जाने का बहुत डर था, लेकिन भगवान की जितनी कृपा करती उतनी ही कम थी। मेरी इज्जत सही सलामत बची रही। उसके अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा आदमी भी मिल गया था। मैंने रचित से पूछा था, तुम्हें कैसे पता ये मैनेजर की मुझे सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आएगा? उसने तो रास्ते में मुझ पर बहुत बार हमला किया था। रचित ने कहा, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि ये सब कुछ मेरा प्लान था और मेरे प्लान के हिसाब से ही ये काम हो रहा था। बस मैनेजर को नहीं मालूम था कि मेरी नज़र उस पर है। बाकी सभी लोगों को तुम्हारे बारे में पता था और जिस ब्यूटिशियन को तुम्हें सजाने के लिए भेजा था वो मेरी खास एम्प्लॉय थी और उसके होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए आज तुम सही सलामत मेरे सामने हो।